हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज का चैप्टर 4 क्लास 9th अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफ़ी कुछ आप इसे सीखेंगे। और ये जो चैप्टर है ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या काम किया, कैसे वो इतने फेमस हुए और कैसा उनका बचपन था, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है इन लाइनों के साथ में। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के अल्म सिटी में हुआ था, अल्म जगह पर हुआ था, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और ये कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा इतना महान बनेगा या इसके भाग्य में महान बनना लिखा है। ये इस बच्चे के जन्म लेने पर ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं नजर आया, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके विपरीत हिज मदर थॉट, उनकी माँ को लगता था अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, कि अल्बर्ट जो है और बच्चों जैसा नहीं है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, थोड़ा सा अलग है, इसका बिहेवियर और बच्चों से डिफरेंट है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनकी माँ को लगता था कि उनके बच्चे का सर बाकी बच्चों से थोड़ा सा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, जब वो 2.5 साल के हो चुके थे तब भी वो बोलना नहीं शुरू किया था उन्होंने। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और जब उन्होंने बोलना भी शुरू किया तो हर चीज़ को वो 2 बार रिपीट करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम विद द बोरिंग, और आइंस्टाइन जब बाकी बच्चों के साथ अपने खेलने जाया करते थे या उनके साथ रहते थे तो उन्हें पता नहीं था हाउ टू बिहेव, कि उनके साथ में कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ में कैसे रहना है। तो उन जो साथ में खेलने वाले बच्चे थे उनको उन्होंने नाम दे दिया, उन बच्चों ने बोले ये ब्रदर बोरिंग, उनको कहकर ब्रदर बोरिंग बुलाने लगे वो बच्चे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए वो जो यंग बच्चा था, वो छोटा सा जो आइंस्टाइन थे, वो अपने आप अकेले खेला करते थे। एक छोटी सी स्टोरी देखिए लिखी हुई है इसमें। ऑटो निगोवार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। वो कहते हैं कि ये निगोवार जो हैं ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ये गणितज्ञ थे प्राचीन समय में, और इन्होंने इन्हें आइंस्टाइन को लीजेंड्री कहा है। और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं था कि मैंने केवल बोला है, ये फुल्ली ऑथेंटिक है, ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया। आइंस्टाइन सच में बहुत ही महान व्यक्ति थे। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, वो कहते हैं कि जैसे वो बहुत देर से उन्होंने बोलना शुरू किया था, हिज पेरेंट्स पर वरीड, उनके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे ये देख करके कि उनका बच्चा इतने 2.5 साल का हो चुका और अभी उसने बोलना नहीं शुरू किया है। At last at the supper table one night he broke his silence to say, एक दिन जब ये लोग डाइनिंग टेबल पे जो है डिनर कर रहे थे और सूप आया था, उस दिन जो है डिनर में सूप रखा गया पीने के लिए, तो जैसे ही सूप इनके सामने गया आइंस्टाइन के और काफ़ी गर्म था, तो अचानक से ये बोल पड़े द सूप इज़ टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। और ये शब्द किसने बोले थे? आइंस्टाइन ने। और अचानक से फर्स्ट टाइम बोला और पूरा सेंटेंस बोला। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, उनके माता पिता बहुत ही रिलैक्स होने लगा कि चलो इनके बच्चा तो बोलना आता है, ये तो पूरा एक सेंटेंस बोल गया। तो उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि मैं तो अभी तक क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, अल्बर्ट का आंसर एकदम अलग था। कहते हैं कि वो इसलिए मैं नहीं अभी तक बोला क्योंकि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, बोलने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं नहीं बोलता था। तो ऐसे थे आइंस्टाइन। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉय, जब वो छोटे बच्चे थे उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत अच्छे लगते थे, उन्हीं के साथ वो खेलना पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्यूज़, उनकी छोटी सिस्टर जब हुई, माजा नाम था उसका, अब वो न्यू बॉर्न बेबी थी, छोटी सी थी, नन्ही सी, जो छोटा सा नया बच्चा होता है, वो उसको देख करके बोलते हैं आइंस्टाइन कि मम्मा ये बताइए इसके जो है पहिए कहाँ हैं। अब चूंकि वो बच्ची थी, उन्हें लग रहा था कि ये भी एक मैकेनिकल टॉयज़ है, तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया। आगे की एक दूसरी घटना, हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग,
जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ के हेडमास्टर मीन्स प्रिंसिपल ने वहाँ के इनके फादर को बुला के कहा कि आपका बच्चा अपने जीवन में किसी भी प्रोफेशन को चुनता है या किसी बिजनेस को चुनता है, किसी भी फील्ड को चुनता है, तो उसे कभी भी उस फील्ड में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो जिस फील्ड के लिए भी कोशिश कर ले। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो ये उनके टीचर का कहना था इनके बारे में। आइंस्टाइन जो थे वो बचपन में उन्होंने क्या वायलिन सीखा बजाना, इनकी मदर ने सिखाना शुरू किया बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। उनकी माँ चाहती थी कि वो कोई एक स्किल ऐसी सीखें। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बहुत अच्छा वायलिन बजाया करते थे वो। तो उन्होंने अपनी इस स्किल को उन्होंने पूरे जीवन अपने साथ रखा, यानी कि जब भी उन्हें समय मिलता था अपनी रिसर्च के बाद तो वो वायलिन बजाया करते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, पर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months old and scored good marks in almost every subject। वो म्यूनिक चले गए जब वो हाई स्कूल में थे और उनकी जो फैमिली थी वो पहले ही जब वो 15 महीने के थे तो वो म्यूनिक जा चुकी थी एंड स्कोर्ड। और वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से ये पास हुए, और ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में इनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, यानी कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन को म्यूनिक में एक चीज़ से प्रॉब्लम थी स्कूल में कि वहाँ का जो रेजिमेंटेशन था, जो वहाँ का मैनेजमेंट था, वो सही से कोऑपरेट नहीं करता था बच्चों को, बच्चों की बातों को सुनता ही नहीं था, अपनी जो उनके समझ में आता था बस उसी को एक्सट्रीम पे रखते थे। तो ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये रेजिमेंटेशन इन्हें नहीं अच्छा लगता था। इस बात से वो लगभग टीचर से वो इनकी क्या हो जाता था, आर्ग्यूमेंट हो जाता था। एट द एज ऑफ 15, जब 15 साल की इनकी एज हुई, आइंस्टाइन फेल सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और जब ये 15 साल के हुए तो ये वहाँ पे इन्हें काफ़ी घुटन सी महसूस होती थी उस स्कूल में, क्योंकि अपनी बात को कह नहीं पाते थे। वहाँ प्रेशर बहुत अलग तरीके का था, ये इतने प्रतिभा के धनी थे तो ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, इन्होंने काफ़ी सफोकेटेड फील हुआ, तो इन्होंने वहाँ वो स्कूल छोड़ दिया अपनी आगे की पढ़ाई अच्छी करने के लिए। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और पिछले ही साल अल्बर्ट की जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो मिलान चले गए थे और इनको जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ के चले गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया इनके पेरेंट्स ने कि ठीक है, आइंस्टाइन की जो पढ़ाई है आगे कंटिन्यू होगी, और फिर इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जहाँ जर्मन स्पीकिंग होती थी वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया आगे की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। एक ऐसा शहर था जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, यानी कि यहाँ पे अपनी बात को कहना, रिस्पेक्टफुली कहना, इसकी आज़ादी थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत अच्छे थे, उसके साथ ही साथ उन्हें फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि दो ये सब्जेक्ट थे जिसमें ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। मैथमेटिक्स तो उन्हें करना बहुत अच्छा लगता था और फिजिक्स में भी उनका कम इंटरेस्ट नहीं था, उसको भी वो बहुत अच्छे से पढ़ते थे। और जब इनकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी। इन्होंने ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। और कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं था कि वो केवल पढ़ाई में ही बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत मन से पढ़ाई करते थे, बहुत फोकस्ड थे, उन्हें और भी चीज़ों का बहुत शौक़ था। उन्हें वॉलरस जैसी मुस्टैचेज, मूछें रखने का बहुत शौक़ था, लंबी लंबी बड़ी मूछें रखने का शौक़ था। ये इनको बहुत अपील करता था, अपील का मतलब बहुत अट्रैक्ट करता था। ही ऑल्सो फेल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature। इनके जब ये वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो वहाँ एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, मिलेवा मैरिक,
जो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, ये वो बहुत ही क्लेवर क्रीचर थी, इट मीन्स पढ़ने में वो भी बहुत होशियार थी और काफ़ी चालाक थी. दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज. एक्चुअली वो भी यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करने के लिए आई थी, क्योंकि जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पर जो है फीमेल्स के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ वो एडमिशन ले पाएँ, और इसीलिए वहाँ इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्यूरिख में एडमिशन लिया. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब ये जो मिलेवा थी, ये बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, ये बहुत ही टैलेंटेड थी, और ये जो है इसीलिए ये आइंस्टाइन को ये पसंद आइंस्टाइन ने इन्हें पसंद किया था, क्योंकि ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और ये इनके साथ अच्छे से इनके और उनके विचार बहुत मैच करते थे. क्योंकि जो उस वक्त की आइंस्टाइन के टाइम पे जो ऑड्स थे, यानी कि जो विचारों का जो डिफरेंस था वो भी अलग अलग जो होता था, वो उस पर भी कहीं ना कहीं सेम थिंकिंग ये लोग रखते थे. जो फ़िलिस्तीनियों के लिए सोचना था ना, जैसा सोचना इनका था वैसे ही सोच मिलेवा की भी थी, तो काफ़ी कुछ इन लोगों का मैच करता था. द कपल फेल इन लव, और इन दोनों को एक दूसरे से लव हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, और उस ज़माने में लेटर्स चला करते थे, तो इन्होंने लेटर्स एक्सचेंज किए, लेटर लिखे एक दूसरे को. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, और इसमें इन्होंने अपनी जो भी इनके मन में था अफेक्शन उसको वर्ड्स में लिखा. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और चूँकि ये दोनों ही बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स थे, बहुत ही अच्छे पढ़ने में थे और साइंस का इनका बैकग्राउंड था, तो जो लेटर लिखे थे उसमें भी कहीं ना कहीं पढ़ाई झलकती थी. रोड्स आइंस्टाइन के एक लेटर का थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि आइंस्टाइन ने लेटर क्या लिखा, तो शब्द क्या थे, एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ है. इन्होंने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. लेटर में इन्होंने लिखा कि हम बहुत खुश होंगे और हमें बहुत गर्व महसूस होगा जिस दिन हम लोगों की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, जब उसमें हमें विक्ट्री मिलेगी, जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, जब उसमें हमें सफलता मिल जाएगी. इट मीन्स कि वो उनके थॉट्स मिलते थे, अफेक्शन भी था, लेकिन वो बहुत ही फोकस्ड थे. उनका जो कैरियर के प्रति जो उनका लगाव था ना, दोनों का बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे. ये आजकल के जो बच्चे हैं इस तरह का इनका लव अफेयर नहीं था, ये बहुत ही रिस्पेक्ट एक दूसरे की करते थे और पढ़ाई में भी उतने ही फोकस होकर के पढ़ाई करते थे. तो देखिए लेटर में भी इनकी कहीं ना कहीं जो इनका सपना है उसके बारे में इन लोगों ने चर्चा की है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे स्कॉलर थे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की एज हो गई थी. अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगी थी. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. लेकिन ये क्या, टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कुछ प्राइवेट लेसन्स पढ़ाया करते थे, और फाइनली 1902 में इन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस में बर्न में है जो वहाँ पे जॉब मिल गई. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. और वहाँ पे तो जो इनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पे तो ये दूसरों के इन्वेंशंस को असेस कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये सीक्रेटली अपने खुद के भी इन्वेंशंस करने में लगे हुए थे. बहुत सारे आइडियाज़ ये जो इनके दिमाग में आ रहा था उस पर भी ये वर्क कर रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिजिक्स. एक्चुअली ये जब भी इन्हें टाइम मिलता था तो ये जिस ऑफिस में रहते थे वहाँ के डेस्क के ड्रॉर में उससे रिलेटेड ये बहुत सारी चीज़ें रखते थे, और इसीलिए मजाक मजाक में लोग कहा करते थे कि जो आइंस्टाइन की अगर देखना है तो जो डेस्क की ड्रॉर है उसको देखो, पूरा ब्यूरो है थियोरेटिकल फिजिक्स के, सारी वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1905 में जो न्यूज़पेपर में छपा वो स्पेशल थ्योरी थी इनकी रिलेटिविटी की, उसकी न्यूज आई. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट ऑब्सोल्यूट, जिसके हिसाब से कि समय और जो डिस्टेंस है ये दोनों ऑब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. इनको
मेज़र किया जा सकता है इन्हीं से ही। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। और इन्होंने कहा कि अगर दो जो घड़ियां हैं वो एक साथ उनको कंटिन्यू किया जाए, एक साथ स्टार्ट किया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि एक सेम टाइम पे वो जाकर के एक जैसा ही समय दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर वो एक पॉइंट पे एक साथ आती हैं आफ्टर जर्नी, एक जर्नी के बाद, इन वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो एक जो है दूसरे से कुछ आगे होगी। ये इनकी थ्योरी में था। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा फार्मूला बना वो है E बराबर mc², यानी कि ये रिलेशनशिप बताता है मास और एनर्जी के बीच में। In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum। तो इस तरह से इनकी थ्योरी, इन्होंने ये फॉर्मूला है बेटा जो जिस पे पूरी साइंस आज भी काम कर रही है, तो ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया था। आगे इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इसको समझाने के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही जॉली नेचर के थे, बहुत ही मजाकिया भी थे। ऐसे नहीं थे कि एकदम सीरियस साइंटिस्ट थे, तो ये बिल्कुल इन्जॉय नहीं करते थे लाइफ को, बहुत अच्छे से इन्जॉय करते थे और काफ़ी मजाक में बोल दिया करते थे। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को मजाक में कैसे समझाया, E बराबर mc² को समझना है तो इन्होंने बोला, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। कहते हैं कि अगर आप किसी सुंदर सी प्यारी सी लड़की के साथ आप बैठते हो 2 घंटा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी 2 ही मिनट हुए हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours, that's relativity। और कहते हैं अगर वही इंसान को जलते हुए स्टोव पे बैठा दिया जाए तो वो 2 मिनट जो बैठेगा ना वो उसको वो 2 घंटे के बराबर लगेगा। तो कहते हैं यही है रिलेटिविटी का सिद्धांत। तो इस तरह से इन्होंने अपनी E बराबर mc² की जो सिद्धांत बनाया उसको बहुत ही मजाकिया तौर पे इसमें समझाया है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। आइंस्टाइन जो थे इधर एक तरफ तो साइंस की इतनी बड़ी जो थ्योरी इन्होंने बनाई और फिजिक्स के इतने बड़े लेसन्स को ये सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। और उनकी उधर जो है इनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो इनकी पर्सनल लाइफ थी, उसमें ये कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अल्बर्ट चाहते थे मिलेवा से कि शादी हो जाए इनकी, और क्योंकि दोनों ही स्टूडियस थे, चाहते कि दोनों शादी कर लेंगे तो एक साथ रिसर्च करेंगे, और ये चाहते थे कि पढ़ाई के तुरंत बाद शादी कर लें। बट इज़ मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन आइंस्टाइन की मदर को ये पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर दैन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम। एक प्रॉब्लम तो ये भी थी कि मिलेवा की एज इनसे 3 years वो बड़ी थी, तो भी इनकी मदर नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी लड़की है उसके साथ मेरा बेटा नहीं शादी करे। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। और एक और प्रॉब्लम उन्हें थी कि मिलेवा बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, बहुत ही होशियार। शी इज़ अ बुक लाइक यू हिज मदर से। उनकी माँ कहा करती थी कि मिलेवा भी जो है तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा है, वो भी बहुत पढ़ाकू है। इट मीन्स इनकी मदर को भी पता था कि मिलेवा भी इनके बेटे की जैसी काफ़ी इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड लड़की है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। और इनकी माँ ने जैसा कहा, इन्होंने फिर शादी पोस्टपोन कर दी, शादी अपनी नहीं की उस समय। दे पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। और फाइनली इन्होंने 1903 में शादी की, मिलेवा ने और आइंस्टाइन ने। दोनों की शादी 1903 में हुई जनवरी में, और इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी टूट गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल। मैरिज फाल्टर्ड मीन्स होता है मैरिज जो है कमज़ोर पड़ने लगी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें आर्गूमेंट्स होने लगे। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और दिक्कत इसलिए आ रही थी कि मिलेवा बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थी, और वो एक हाउसवाइफ की तरह घर के अंदर रह रही थी, और उसकी जितनी भी एम्बिशन थी वो सारी तरी की तरी रह गई थी। उसको कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था कि इतनी पढ़ाई उसने की थी तो वो अपनी उस एजुकेशन का कहीं भी यूज़ कर रही हो, इसलिए भी वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी थी, और इसका असर इनके रिलेशन पर भी पड़ रहा था।
आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई वर्षों तक इन लोगों की आपस में आर्ग्यूमेंट चलते रहे, द कपिल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में फाइनली इन्होंने डिवोर्स ले लिया एक दूसरे से। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल इन्होंने अपनी, इनकी कजिन थी उन एल्सा, उनके साथ इनकी शादी हो गई। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, ये जो नया रिश्ता इनका जुड़ा, ये इसने एक जीवन को इनके नई दिशा दी, और कैसी दी कि ये वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी बने इसके बाद। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में इन्होंने अपनी पहली थ्योरी जो थी इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें इन्होंने ग्रेविटी के बारे में एक नई अपनी सोच को इन्होंने बताया। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और जब 1919 में इक्लिप्स पड़ी, सन इक्लिप्स हुई, सूर्य ग्रहण पड़ा, तो जो इन्होंने अभी इस थ्योरी को बनाया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, तब जाकर के इनकी थ्योरी वहाँ पे एक्यूरेट एकदम साबित हुई, प्रूफ हो गई। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस तरह से इन्होंने, आइंस्टाइन ने करेक्टली कैलकुलेट किया एडवांस में कि किस हद तक जो है लाइट जो है फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से जो लाइट आती है स्टार्स की, वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है सन्स के ग्रेविटेशनल, जो गुरुत्वाकर्षण उसकी फील्ड है, उससे। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यूज़पेपर्स में इनकी ये थ्योरी इस तरह से छपी और कि पूरा जो है इस न्यूज़ के बाद, इनकी इस रिसर्च के बाद पूरा विज्ञान जगत में एकदम क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन आ गया। हर कोई रिसर्च, इनकी बताई हुई थ्योरी पर रिसर्च स्टार्ट हो गई, नई नई चीज़ों का जो है रिसर्च हर फील्ड में करने लगे लोग। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और इतना ये बड़ा साइंटिस्ट था कि इन्हें फिजिक्स में 1921 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। इतना मान सम्मान, इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद इन्होंने जो थ्योरी बनाई, उसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, और देश विदेश से जो है इन्हें इन्विटेशंस भी आ रहे थे, इनको बुलाया जा रहा था, ऑनर दिया जा रहा था, पूरे वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे। और जो न्यूज़पेपर्स थे, जो प्रेस थी, ये भी इन्हें बहुत अप्लॉज कर रहे थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स में भी इनकी बहुत तारीफ़ छप रही थी, और इनकी बहुत ज़्यादा इनके बारे में अच्छी बातें आ रही थी। When the Nazis came to power in January 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और जब नाजीज जो है, जब हिटलर जो है पावर में आया 1933 में, जब हिटलर जर्मनी में शासन करने लगा, आइंस्टाइन वहाँ से इमिग्रेट करके, वहाँ से छोड़ के वो यूएसए चले गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो 5 साल बाद जब वो वहाँ पहुँच गए, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन में ये न्यूक्लियर का जो है ये चल रहा था, इसका फिजन चल रहा था, यानी कि इस पर रिसर्च चल रही थी। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे वो पूरी मेहनत लगे हुए थे कि किस तरह से न्यूक्लियर पर नई रिसर्च हो रही थी। मेनी ऑफ देम हैड फ्लड फ्रॉम फासिज्म, लेकिन अब क्या हुआ कि एक तरफ न्यूक्लियर जो परमाणु के ऊपर रिसर्च चल रही थी, दूसरी तरफ जो है इतनी ज़्यादा जो है फासिज्म की वजह से वहाँ पे इस तरह से जर्मनी में हो रहा था कि जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, कि जिस तरह से आइंस्टाइन वहाँ छोड़ करके चले गए थे, जर्मनी को छोड़ के वो यूएसए आ गए थे, वैसे ही वहाँ के सारे साइंटिस्ट क्या किए, वहाँ से मूव कर गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, और चूँकि जो न्यूक्लियर बम के ऊपर, न्यूक्लियर परमाणु के ऊपर जो रिसर्च चल रही थी, उन सबको ये डर था कि ऐसा ना हो कि हिटलर तो है ही इतने गुस्से वाला, कहीं ऐसा ना हो एटॉमिक बम का वो गलत यूज़ करें, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करें। एट द अर्जिंग ऑफ अ colleague, आइंस्टाइन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt
on 2 August 1939, 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब इनके कोलीग्स ने कहा कि सर आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप एक लेटर क्यों नहीं लिख देते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि ये जो रिसर्च है इसको रोका जाए, कहीं ऐसा ना हो इस एटॉमिक जो बॉम्ब है इसका कहीं गलत कहीं एक्सप्लोजन हो जाए। तीनों ने एक चिट्ठी लिखी अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, और 2 अगस्त 1939 में ये लेटर इन्होंने लिखा। और उसमें इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने इसमें वार्निंग दी, इन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि सर कि एक सिंगल अगर ये एटॉमिक बम अगर एक अकेला बम को एक्सप्लोड कर दिया जाता है, अगर ये कहीं इसका विस्फोट होगा किसी पोर्ट पे कर दिया जाए, किसी बंदरगाह पे अगर कर दिया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट। पोर्ट तो इतना बड़ा होता, तो ये कह रहे हैं कि पूरा पोर्ट ही जो है नष्ट हो जाएगा, इसके साथ ही साथ उसके टेरिटरी, उसके आसपास की सराउंडिंग में जितनी क्षेत्र हैं वो सब भी इससे प्रभावित होंगे, उन सब में नुकसान होगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। इन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये रिक्वेस्ट की और ये बताया, लेकिन इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिका ने भी एटॉमिक बम को बना लिया था अमेरिका में, और बहुत सीक्रेट तरीके से उन्होंने इसको बनाया था। ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और ख़ुद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अपने एटॉमिक बम का इन्होंने एक्सप्लोजन किया, वहाँ पे पहला जो है परमाणु बम वहाँ पे इन्होंने फोड़ा। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और हिरोशिमा और नागासाकी की जो हालत हुई इसके बाद, एटॉमिक बम के बाद, कि वहाँ जब इसका एक्सप्लोजन हुआ, जब ये विस्फोट हुआ तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ, इससे आइंस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा इनको दुख हुआ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने एक लेटर लिखा, बहुत बड़ा सा एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि एक ऐसा जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, एक फॉर्मेट की जाए, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, इन्होंने कहा एक ऐसा सारे देश मिल करके एक ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जैसे इन्होंने इसके पहले भी लेटर लिखा था, कोई असर नहीं हुआ, इस दूसरे लेटर का भी कोई असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे ये क्या हुआ, अगले 10 सालों में ये राजनीति में, पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व होते चले गए। एजिटेटिंग फॉर एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग इट्स पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और ये क्योंकि ये बहुत विजनरी थे और बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने पॉलिटिक्स में भी इसीलिए ज्वाइन किया कि ये चाहते थे कि पीस और डेमोक्रेसी आए, है ना, कि ये ऐसा कैंपेन चला रहे थे कि लोगों के बीच में शांति हो और जो डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का जो है प्रचार कर रहे थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 1955 में 1955 में 76 साल में 76 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। और जो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, और उन्हें एक ऐसे पर्सन के बारे में उन्हें एक ऐसा दर्जा दिया गया कि दूरदृष्टा का, और वर्ल्ड सिटीजनशिप उन्हें दी गई कि एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा नागरिक जन्म लिया था जिसने पूरे विश्व के लिए काम किया, पूरे साइंटिफिक जीनियस था वो, जिसने पूरे साइंस जगत के लिए इतना बड़ा जो है उसने रिसर्च की, इतना बड़ा काम करके गया। तो इस तरह से उनकी डेथ के बाद लोग उन्हें याद कर रहे थे। और काफ़ी कुछ आपने भी सीखा होगा, आपकी क्लास 9th में इसीलिए इस चैप्टर को रखा गया है कि आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से कोई भी टीचर या कोई भी अगर आपके लिए कभी भी कोई आपको रॉन्ग वे में बात कर रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको डिस्करेज कर रहा है, आपको कहीं डिमोटिवेट कर रहा है, तो आप उनकी उस बातों से ना अफेक्ट होइए, क्योंकि आपकी प्रतिभा क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है ये आप जानते हैं। तो कभी भी किसी और के कहने के हिसाब से अपने आप को
आकलन मत करिए खुद का, अपनी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। कि जिस तरह से आइंस्टाइन के लिए उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से कह दिया था, तो अगर उनमें टैलेंट नहीं होता तो शायद वो इतना आगे नहीं आते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया दैट ही वॉज बॉर्न लीजेंडरी, और ये उन्होंने करके दिखा दिया अपने रिसर्च से। सो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Thank you for watching this video.